नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 7 की तरफ, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख घटनाक्रम। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, अध्याय के अंदर हम समझने की कोशिश करें कि दुनिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिससे पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक परिवर्तन है, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो या फिर आर्थिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों ने दुनिया को किस प्रकार बदला, इस पूरी की पूरी बात को अपन इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले भाग यानी भाग नंबर 1, 2 और 3 की अगर हम बात करते हैं, तो भाग नंबर 1 के अंदर हमने समझने की कोशिश करी थी अमेरिकी क्रांति की, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है। फिर हमने चर्चा करी थी फ्रांसीसी क्रांति की तरफ, कि जिस प्रकार एक निरंकुश शासन जो था उसको खत्म करके फ्रांसीसी लोग अपने लिए स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। और फिर हमने चर्चा करी थी भाग 3 के अंदर रूसी क्रांति के बारे में, एक ऐसी क्रांति जिसने निरंकुश शासन को खत्म करके अब साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था, यानी साम्यवादी विचार जो थे अब वो धीरे धीरे पूर्णतः पनपने लगे थे। पर इन सभी घटनाक्रमों के बीच पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने वाली, या मैं कह रहूंगा कि दुनिया के अंदर बड़े स्तर के ऊपर परिवर्तन लाने वाली घटना थी, वो थी साहब प्रथम विश्व युद्ध। ऐसा विश्व युद्ध जो कभी दुनिया ने देखा नहीं था, ऐसा विश्व युद्ध जो अभी तक सबसे बड़े स्तर पर अगर लोगों के जान माल की हानि करने वाला था, तो वो होगा साहब प्रथम विश्व युद्ध। तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करता हूं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये इसकी शुरुआत 1914 से हुई और लगातार 3-4 साल तक ये युद्ध चलता जाता है। पर इस पूरे के पूरे विश्व युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? इसको सामान्य युद्ध क्यों कहते हैं? क्या इसके अंदर सभी दुनिया के जितने भी देश थे वो आपस में लड़ने लग गए थे? नहीं भाई। विश्व युद्ध इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें थी, यानी अगर मैं बात करता हूँ यूरोप की, पूरी की पूरी दुनिया में जो सबसे ताकतवर देश थे वो यूरोप के अंदर थे, और ताकतवर देशों के बीच में ये युद्ध हुआ जिसका प्रभाव पूर्णतः विश्व के ऊपर पड़ा। इस वजह से इसको विश्व युद्ध कहेंगे। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि साहब ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का प्रभाव इस युद्ध का प्रभाव जो था वो सारे के सारे देशों के ऊपर पड़ा। इस वजह से इस पूरी तरीके से इस घटनाक्रम को कहते हैं हम सब विश्व युद्ध। एक बात हो गई क्लियर। दूसरी बात की तरफ चलिए। जब मैं विश्व युद्ध की बात करता हूं, तो ये नहीं कह सकते कि साहब सभी देशों ने इसके अंदर युद्ध लड़ा। प्रभाव की यहां पर जब बात की जा रही है, तो इसका मतलब है राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, कि साहब अगर युद्धों के अंदर इतनी बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है आर्थिक स्थिति दयनीय हुई, तो पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो हमें असर देखने को मिला। अच्छा, यूरोप जो था वो अपने आप में आर्थिक दृष्टि से देखें या राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट गढ़ था। उसी ने ही सबके देशों के ऊपर पूर्णतः यहाँ पर प्रभाव डाला। दूसरी बात, अगर तीसरी बात के बारे में बात करूं, कि जब मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करता हूं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये वो वाला समय था जब ऑलरेडी देशों के पास जो है वो बड़े स्तर पर तकनीक आ चुकी थी। अब युद्ध के अंदर अगर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, उन कारखानों को जिनको औद्योगिक क्रांति के बाद बनाया गया, इतने बड़े स्तर के कारखाने थे, उन कारखानों के अंदर अगर असला बारूद का बन रहा है, या मैं कहूंगा सब तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है युद्ध के लिए, तो वो कितना बड़ा और विशाल होगा। इस वजह से इसको कहा जाएगा विश्व युद्ध। क्लियर है बात? शुरुआत होती साहब इसकी 1914 के अंदर। अब यहां पर हम बात करते हैं एक मैप की। यहां पर आपको एक मैप देखने को मिल रहा है जो 1922 की यूरोप का है। आज का जो यूरोप जैसा देखने को मिल रहा है वैसा ये मैप बिल्कुल भी नहीं है। 1922 के अंदर यूरोप की थोड़ी सी अलग स्थिति हमें देखने को मिलती है। आपस में जितने भी देश थे उनके अंदर पूर्णतः हमें कटाव की स्थिति देखने को मिलती थी, क्योंकि सबके अंदर अपना अपना राष्ट्रवाद था, और सारे के सारे देश जो है वो भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर पूर्णतः बटे हुए थे। चलिए, तो चर्चा करते हैं सबसे पहले विश्व युद्ध के कारण की। पर विश्व युद्ध के कारण की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूं कि साहब किस प्रकार यहाँ पर सैनिक देखने को मिल रहे हैं। पर एक चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर भारतीय सैनिक भी देखने को मिल रहे हैं। अब आपको लगेगा साहब भारतीय सैनिक यहाँ पर कैसे आ गए? भाई, हम जब बात करते हैं विश्व युद्ध की, तो ब्रिटेन भी इस युद्ध के अंदर था पूर्णतः। अब ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व के तौर पर हमें देखने को मिलता है भारत अपने आप में सबसे बड़ा उपनिवेश था, तो भारत से भी काफी सारे सैनिकों ने अपना योगदान दिया था प्रथम विश्व युद्ध। चलिए, तो अपन एक एक कारण के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण पहला है साहब उग्र राष्ट्रीय था। देखिए, हमने अभी तक जो बात करी कि साहब राष्ट्रवाद जो है वो पूर्णतः होना चाहिए, और राष्ट्रवाद जो है उससे देश के अंदर एकता आती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उग्र राष्ट्रीयता अगर आ जाएगी, तो हमें देखने को मिलेगा अपने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए किसी और देश को कमजोर करने की स्थिति में आ जाएंगे, और वहां पर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो यूरोप के अंदर जितने भी देश थे उन सब के अंदर उग्र राष्ट्रवाद की स्थिति धीरे धीरे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। दूसरा कारण हम देखते हैं साहब कूटनीतिक संधियां। अभी जो कूटनीतिक संधियां थी आपस में, अब राजनीतिक तौर पर या मैं कहूंगा साहब आर्थिक स्तर पर एकता लाने के लिए, अपनी बात को पूर्णतः मनवाने के लिए कई प्रकार की संधियां की गई। अब ये संधियां प्रेशर में की गई या किसी कारणवश की गई, लेकिन जब उन संधियों के प्रभाव हमें देखने को मिले,
तो बड़े खतरनाक हुए, देशों ने उन प्रभावों के विरोध में जो है कुछ चीजें करी, उसको हम प्रथम विश्व युद्ध के तौर पर देख सकते हैं। तीसरा हो गया साहब सैन्यवाद। अब ये वो समय था जब हमें देखने को मिल रहा था कि जो तकनीक है वो युद्ध के साथ पूर्णतः जुड़ती जा रही थी और सेना अपने आप में पूर्णतः ताकतवर होती जा रही थी। आज की यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो पूर्णतः लोकतांत्रिक, लेकिन उस समय के यूरोप के अंदर कुछ स्थिति हमें लोकतांत्रिक देखने को मिलती थी और कुछ स्थिति हमें देखने को मिलती थी कि साहब वहां पर अभी भी राजशाही या शासन जो है वो पूर्णतः चल रहा था। और जब यहाँ पर शासन होगा वहां पर हमें देखने को मिलेगा राजा का जहां शासन होगा वहां पर हमें सेना अपने आप में ताकतवर देखने को मिली। तो एक सैन्यवाद यानी मिलिटरिज्म जो है वो पूर्णतः वहां पर बढ़ता जा रहा था। चौथा है साहब समाचार पत्रों का योगदान। देखो समाचार पत्र जो है वो हमारे जीवन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है, वो हमें सारी की सारी सूचना देते हैं, सूचना का प्रचार प्रसार करने का भी सबसे बड़ा माध्यम। लेकिन अगर समाचार पत्र जो है वो उग्रता की तरफ चले जाएं या लोगों को पूर्णतः ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें या उनके दिलों में एक अलग तरीके की भावना लाने की कोशिश करें, तो फिर वो समाचार पत्र कितने नकारात्मक हो सकते हैं। यूरोप के अंदर भी स्थिति ये हुई कि देशों में जब आपस में युद्ध जैसी स्थितियां हो रही थी तो उन स्थितियों को बनाने के पीछे समाचार पत्रों का बड़ा योगदान था, जो कि एक नकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कान साम्राज्यवाद की भावना। पूरे की पूरे यूरोप में जो सबसे खराब बात थी वो ये थी साम्राज्यवाद। हर एक देश चाहता था कि भाई अपने देश को बढ़ाने के लिए मैं दूसरे देश के ऊपर जो है वो कब्जा कर लूं या फिर किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर चला जाऊं जहां पर मैं वहां पर अपना उपनिवेश जो है वो पूर्णतः लगा सकूं। तो ये जो उपनिवेश की लालसा थी, ये जो साम्राज्यवाद की लालसा थी, वो पूर्णतः यूरोप को एक गर्त में डाल रही थी, जिसका प्रभाव हमने प्रथम विश्व युद्ध के तौर पर देखा। नेक्स्ट कारण है साहब विलियम केसर की द्वितीय की नीतियां। विलियम केसर जो था, जो हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी का राजा था, उसकी कुछ ऐसी नीतियां थी, ऐसी नकारात्मक नीतियां थी, जिसने अपने आप यूरोप के अंदर ऐसी स्थितियां बनाई जो कि विश्व युद्ध की तरफ गई। नेक्स्ट अपना कारण है अंतरराष्ट्रीय संकट। अब अगर कोई भी स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगी तो उसका प्रभाव हर देश के ऊपर आएगा और ऐसे ही यूरोप में हमें देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, बिल्कुल ठीक बात है। आज के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि सब दुनिया के अंदर कोई भी स्थिति आ जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, दुनिया के अंदर अगर हमें देखने को मिला कि सब कोविड फैल गया, कोविड पूर्णतः फैल गया, तो कोविड के लिए सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा। सभी देशों को एक साथ आने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी और उस जगह पर हमें देखने को मिलता है कि यूएन जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। पर जब अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात करूं तो ऐसा कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा संगठन नहीं था या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो सभी को एक जगह पर लेकर आ सके, सभी की बात सुने, सभी की बातों को पूर्णतः बता सके। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था का यहाँ पर पूर्णतः अभाव था। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं तात्कालिक कारण, जो कि हम देखेंगे साहब ऐसे क्या कारण थे। ये सारे के सारे कारण तो थे ही, पर ऐसे कौन से एग्जैक्ट कारण थे, ऐसी किसका हमें देखने को मिलता है, एक ऐसा कौन सा प्रिंस था जिसका मर्डर हुआ, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को पूर्णतः शुरू कर दिया। तो इस सारे के सारे चैप्टर के अंदर, इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर देखेंगे। तो चलिए पहले कारण की तरफ हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के, वो है उग्र राष्ट्रीयता। प्रत्येक राष्ट्र आपसी ईर्ष्या व द्वेषता के चलते दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का प्रयास जो है वो कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये राष्ट्रवाद पूर्णतः बढ़ रहा था और ये भावना जग चुकी थी कि जब तक हम दूसरे राष्ट्र को कमजोर नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कर पाएंगे। देश के अंदर औपनिवेशिक विस्तार करना भी चाहते थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात। अब इस बात को ध्यान से समझना। यूरोप के अंदर जितने भी देशों को आप जानते हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे हमें देखने को मिलता है स्पेन हो, पुर्तगाल हो, ब्रिटेन हो, ये सारे के सारे देश जो है वो आपस में एक काम को लेकर जो है वो बड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे, वो था उपनिवेश। जैसे एग्जांपल देखो, जब मैं भारत के इतिहास की बात करता हूं तो भारत के अंदर भी उपनिवेश कैसे कैसे बने हुए थे। गोवा वाला क्षेत्र जो हो गया वो पुर्तगालियों का हो गया, पौंडीचेरी वाला क्षेत्र हो गया जो हमें देखने को मिलता है फ्रांसीसियों का हो गया। कुछ क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो डचों के पास था दक्षिण के अंदर, और बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र तो अंग्रेजों के अधीन था। यानी हमें स्थिति देखने को मिलती है कि उपनिवेश की जो लालसा थी वो यूरोप के देशों के अंदर इतनी ज्यादा थी, जो कि प्रतिस्पर्धा का अपने आप ही स्वाभाविक कारण पूर्णतः बन जाती है। ये बात और बातें, जर्मनी ने फ्रांस के अल्सास और साथ साथ लॉरेन के अधिकार पर जर्मनी ने फ्रांस के अल्सास और लॉरेन पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। ये अल्सास और लॉरेन जो थे ना वो फ्रांस के क्षेत्र थे, और अगर मैं आर्थिक दृष्टि से कहूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कर लिया था। फ्रांस किसी भी तरह से यह प्रदेश पुनः प्राप्त करना चाहता था, और हमें देखने को मिलता है कि अगर जब दूसरा आपके ऊपर जो है वो पूर्णतः आधिपत्य स्थापित कर लेगा तो जो देश होगा वो भी उसका कुछ ना कुछ विरोध जरूर करेगा। पोलैंड विदेशी शासकों से मुक्त होना चाहता था। ऑस्ट्रिया हंगरी के भी अलग अलग होना चाहते थे। तो हमें स्थिति देखने को मिलती है, चाहे पोलैंड हो, ये भी विदेशी शासन से मुक्त होना चाहता था।
काफ़ी सारे, जैसे अगर मैं रूस की बात करूँ तो वो पोलैंड की संस्कृति को पूर्णतः झुकाने की कोशिश कर रहा था। स्थितियाँ हमें देखने को मिल रही थी कि चाहे जर्मनी हो या फिर और दूसरे देश हों, सब पूर्णतः अपने-अपने कारणों के लिए, अपने-अपने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, अपने-अपने स्वाभाविक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है पूर्णतः यहाँ पर काम कर रहे थे। अब जैसे-जैसे उग्र राष्ट्रवाद बढ़ेगा, वैसे-वैसे हमें देखने को मिलेंगी कि देशों के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसी न किसी स्थिति के लिए वो कूटनीतिक तरीके से दूसरे देशों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और जब वो कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो उसका माध्यम होगी कुछ संधियाँ, यानी दूसरा कारण कूटनीतिक संधियाँ। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी मध्य यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था तथा उसने फ्रांस को पराजित कर उसके अल्सास व लॉरेन जैसे प्रदेशों को पूर्णतः अधिकार कर लेते। यहाँ पर फ्रांस के अल्सास और लॉरेन प्रदेशों का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इन अल्सास और लॉरेन की अगर मैं बात करता हूँ तो साहब इनका एक तो सामरिक महत्व बहुत था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत थी, साथ साथ मैं कहूँ तो ये आर्थिक महत्व बहुत था। आयरन स्टील के हिसाब से बहुत ज्यादा फेमस थे ये, आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था। तो हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस किसी भी स्तर पर ये चाहता था कि भैया हमें ये अल्सास और लॉरेन के जो क्षेत्र हैं वो जर्मनी से वापस पूर्णतः चाहिए। अतः जर्मनी सभी यूरोपीय राष्ट्रों के लिए एक खतरा बन गया था तथा जर्मनी अपनी सुरक्षा भी करना चाहता था। परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकतर राष्ट्रों ने एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर कूटनीतिक संधियां पूर्णतः की। अब हमें स्थिति देखने को मिल रही, जैसे ही यूरोप के अंदर एक देश जो है वो अपने आप में धीरे धीरे ताकतवर बनेगा, यूरोप के यूरोप के जो दूसरे देश है वो पूर्णतः अपने आप को डरा हुआ मानेंगे, अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और जब वो परेशान हुए तो हमें देखने को मिलता है यूरोप के अंदर काफी सारी ऐसी कूटनीतिक संधियां हुई जो आगे जाके प्रथम विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बन जाती। विश्व जो था वो पूर्णतः दो गुटों के अंदर बंट गया। अब ये विश्व जो था वो दो गुटों के अंदर क्यों बंट गया, देखो इस बात को बड़े आसान से और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी मैं विश्व युद्ध की बात करूंगा तो यहाँ पर हमें दो गुटों का नाम देखने को मिलेगा। एक गुट हो जाएगा साहब मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट हो जाएगा साहब धुरी राष्ट्र। अब ये जो दोनों देश थे, इन सब की अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे। सिर्फ और सिर्फ वो ये चाहते थे कि साहब हम अपने देश को पूर्णतः साथ में कैसे रखें। अब जब आप मित्र राष्ट्र की बात करोगे तो इसमें भी आपको ऐसे देश में देखने को मिलेंगे जो पहले अपने आप में बहुत बड़े दुश्मन थे, जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस, ये तो अपने आप में बड़े पुराने दुश्मन थे। अपन ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ा था कि साहब सप्तवर्षीय जो युद्ध हुए थे इन दोनों के बीच में हुए थे। लेकिन क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी थी कि इनको अपने आप में एक साथ आना पड़ा, यानी पूरा का पूरा विश्व जो था वो दो गुटों के अंदर बट गया था। चलिए देखते हैं कौन कौन से गुट थे। प्रथम था मित्र राष्ट्र जिनके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, सर्बिया, चीन, भारत, ब्राजील, कनाडा आदि देश थे। यहाँ पर भारत का इस वजह से नाम दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमें देखने को मिलता है कि इंग्लैंड ने या मैं कहूंगा सब ब्रिटेन ने भारत को भी इस युद्ध का पूर्णतः पार्ट बना दिया था। और भारतीय नेताओं को लगा कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देंगे तो आने वाले समय में ये हमें कुछ संवैधानिक तौर पर सुधारों की चीजें हमें देखने को मिलेगी, या हो सकता है हमें स्वायत्ता दे या हो सकता है हमें आजादी दे। तो इस वजह से हमारे भारत के जो नेता थे वो अंग्रेजों के ऊपर विश्वास रखते हैं और पूर्णतः प्रथम विश्व युद्ध के अंदर उनको सहयोग किया था। हमें बाल गंगाधर तिलक हो या महात्मा गांधी हो, वो पूर्णतः उनके ऐसे कथन देखने को मिलते हैं जिसमें वो कह रहे थे कि साहब ठीक है सहयोग देना चाहिए, ये हमें पूर्णतः स्वायत्ता की बात करेंगे, आजादी की बात करें। दूसरी अगर रूट की बात करूं तो यहाँ पर थे साहब धुरी राष्ट्र, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की तथा बल्गेरिया थे। ये सारे के सारे देश जो थे वो अपने आप में धुरी राष्ट्र के नाम से जाने जाते थे। अब यहाँ पर आपको एक बैलेंस देखने को मिल रहा है। बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि साहब एक तरफ तो इतने बड़े-बड़े देश और दूसरी तरफ बड़े कमजोर और छोटे देश। तो देखो भाई, टर्की की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा का पूरा ओटोमन साम्राज्य, जर्मनी जो था वो अपने आप में बड़ा ताकतवर था। ऑस्ट्रिया का और हंगरी की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों का सामरिक महत्व इंपॉर्टेंट था। यूरोप के अंदर इनकी भौगोलिक स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस वजह से भले ये देश जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन स्थिति अगर हम दूरी राष्ट्र की देखें तो हमें शुरुआत में सकारात्मकता के तौर पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सैन्यवाद। इस कालखंड के अंदर प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए तथा पराजित राष्ट्र अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने शस्त्रीकरण पूर्णतः करने लग गया था। अब ये बात समझ में आ गई कि साहब जो देश के पास सैनिक ताकत ज्यादा होगी वो अपने आप में यूरोप में अपना सिक्का जमा पाएगा। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इस पूरे के पूरे समय पर देश जो है वो पूर्णतः लग गए थे कि किस वजह से अपनी ताकत को पूर्णतः यहाँ पर बढ़ा सके। फ्रांस जर्मनी से अपने प्रदेश लेना चाहता था, रूस जापान से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था और पूर्ण संपूर्ण जो है वो विश्व सैन्य उन्माद के अंदर ग्रसित हो गया था। पूरी स्थिति यहाँ पर हमें खतरनाक सी देखने को मिल रही थी, स्थिति बड़ी दयनीय देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट कारण होगा सब समाचार पत्रों का योगदान। तो आप कहोगे सब समाचार पत्रों का योगदान तो सूचना के प्रचार प्रसार के लिए हो, लेकिन सूचना जो है वो देशों को आपस में लड़वा दे तो कैसा होगा, तो साहब वो तो नकारात्मक सूचना होगी।
समाचार पत्रों का प्रथम विश्व युद्ध के अंदर योगदान था। देखिए कैसे समाचार पत्रों ने भी लेखों के माध्यम से विभिन्न देशों में द्वेषता, कटुता और शत्रुता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां जर्मनी के समाचार पत्र इंग्लैंड व फ्रांस के प्रति कटुतापूर्ण लेख लिख रहे थे, वहीं इंग्लैंड के समाचार पत्र भी जर्मन नीतियों की आलोचना पूर्णतः कर रहे थे। यानी उनका आंतरिक तौर पर उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया समाचार पत्रों ने कि साहब ये पूर्णतः हमारे दुश्मन ही है। अब जब आंतरिक तौर पर ऐसा माहौल बन गया था, तो लोगों का भी पूर्णतः समर्थन रहेगा। आप इस बात को तो देखते ही हैं कि साहब समाचार पत्र हो, न्यूज़ हो, इनसे लोगों का एक माइंडसेट बनता है, लोगों का एक माहौल बनता है और उसी माहौल का हमें फ़ायदा उठाते हुए ये सारे के सारे लोग देखने को मिलते हैं जो कि आपस में लड़ पड़े। चलिए ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया व सर्बिया के समाचार पत्रों में वातावरण का जो था वो पूर्णतः दूषित हो गया। अब स्थिति क्या हुई कि साहब ऑस्ट्रिया के अंदर स्थिति ये हुई कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है, तो माहौल ऐसा बन गया कि हमें देखने को मिलता है कि ये देश आपस में लड़ने को उतारू हो गए, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को पूर्णतः जन्म दिया। पांचवा कारण साहब साम्राज्यवाद की भावना। इस पॉइंट को और अच्छे से आप ध्यान से समझो। इंग्लैंड या ब्रिटेन जो है वो भारत क्यों आए थे साहब? भारत को उपनिवेश बनाने, उसके संसाधनों को लूटने और पूर्णतः उनका शोषण करके खुद का फायदा करने के लिए। सामान्य सी भाषा में कहूं तो यही होगा। लेकिन अगर मैं और दूसरे देशों की बात करूं, तो सबकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी ही थी। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं। स्पेन, अगर आपने देश नाम सुना होगा, तो स्पेन ने अमेरिका के अंदर अपनी काफी सारी कॉलोनी बनाई, अमेरिका के अंदर अपनी काफी सारे उपनिवेश बनाए। अगर मैं कहूंगा साहब फ्रांस ने, तो फ्रांस ने भी अफ्रीका के अंदर खूब सारे उपनिवेश बनाए। इंग्लैंड ने भी अफ्रीका के अंदर खूब सारे उपनिवेश बनाए। यानी ये यूरोप के जितने भी देश थे वो साम्राज्यवाद से पूर्णतः ग्रसित थे और उनका ये था कि साहब अगर हमें हमारे देश को ताकतवर बनाना है, तो साहब दूसरे को लूटना तो अपने आप में लाजमी है और अच्छी बात भी है। यानी साम्राज्यवाद की नीति। औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक विकास ने विकसित राष्ट्रों को तैयार माल खपाने के उद्देश्य से औपनिवेशिक दौड़ के अंदर पूर्णतः शामिल कर दिया कि साहब एक तो दूसरे का संसाधन के तौर पर शोषण करेंगे और जो हम सामान बना रहे हैं। अब आप इस बात को ध्यान से समझो। ब्रिटेन का कपड़ा, अब भाई लंकाशायर के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर बड़े स्तर के ऊपर शानदार शानदार कपड़ा बन रहा है, लेकिन उसको खरीदेगा कौन? ब्रिटेन की पॉपुलेशन तो अपने आप में बहुत ज्यादा कम है, तो ये कपड़ा कहां चलेगा साहब? भारत में चलेगा। तो ये जो पैंट शर्ट हमारा ये कल्चर आया, ये कहां से आया? ब्रिटेन ने एक कल्चर बनाया। क्योंकि अगर वो कल्चर को लोग अपना लेंगे, संस्कृति को लोग अपना लेंगे, तो साहब वो वैसे कपड़े पहनने लग जाएंगे। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि पूर्णतः स्थिति ये आई कि जो ब्रिटेन के अंदर सामान बन रहा था, वो दूसरे देशों के अंदर खरीदा जाने लगा। एक बात और समझो, अब जीन्स जो होती है, अपन बोलते हैं साहब जीन्स जो है वो शानदार है, पैंट नहीं पहनूंगा, जीन्स पहनूंगा भी मैं तो अब जीन्स देखो साहब, जीन्स के बारे में तो शुरुआत में कहा जाता है कि कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई जाती थी कि भाई खूब दिन चल भी जाएगी, गंदी भी नहीं होगी, रंग भी ऐसा है कि पता नहीं चलेगा, तो सोचो इस तरीके लिए। लेकिन हमने उसको संस्कृति का ही ढंग बना दिया। चलो नेक्स्ट देखो। प्रत्येक राष्ट्र अपनी अधिक से अधिक उपनिवेशों पर अपना अधिकार करना चाहता था। फलस्वरूप तनाव का वातावरण का जो एक माहौल था वो पूर्णतः उत्पन्न हुआ। बढ़ती जनसंख्या व सैन्य आवश्यकताओं ने भी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को पूर्णतः यहाँ पर बनाए रखा। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को पूर्णतः यहाँ पर बनाए रखा। नेक्स्ट स्थिति क्या आई साहब? नेक्स्ट स्थिति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। क्या हुआ साहब? विलियम कैसर द्वितीय की ऐसी नीति। तो विलियम कैसर द्वितीय जो जर्मनी का राजा था, उसने ऐसा क्या किया भाई? विलियम कैसर द्वितीय जर्मनी को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। उसे अपनी नौसेना का विकास करना था, प्रारंभ कर भी दिया था, जिससे ब्रिटेन से उसका पूर्णतः तनाव हुआ। अब देखो आप एक बार, दुनिया का पूरा जो सबसे बड़ा गुंडा था, या मैं कहूंगा सब दुनिया पे जिसने हुकूमत कर रखी थी, वो कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन को इस बात से डर था कि सब यूरोप में मेरे अलावा जो किसी की ताकत थी वो फ्रांस थी, लेकिन फ्रांस को तो मैं अपने आप में समेट लूंगा, उसको तो पूरी तरीके से कमजोर कर दूंगा। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने अपनी नौसेना को बढ़ाने की कोशिश करी, तो ब्रिटेन की हालत खराब हो गई। उसको लगा कि यार अगर इसकी नौसेना बढ़ी, तो ये नेक्स्ट जो मेरे ऊपर टारगेट, जो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा, कौन होगा? सब ब्रिटेन ही होगा और मेरे उपनिवेश होंगे। इस वजह से ब्रिटेन और जर्मनी के बीच जो है यहाँ पर तनाव की स्थिति आने लगी। 1902 में उसने तुर्की से समझौता कर बगदाद रेलवे लाइन का निर्माण किया। ब्रिटेन इससे भारतीय उपनिवेश हेतु पूर्णतः खतरा मानता था। जर्मनी की बढ़ती शक्ति से रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो अपने मतभेद मिलाकर पूर्णतः एक हो गए। अब आप देखा कि साहब दुश्मन का दुश्मन जो है वो क्या होता है? दोस्त होता है। तो भाई जो रूस था, जो फ्रांस था, जो ब्रिटेन था, चलो रूस को भी अगर यहाँ से हटा दूं, तो फ्रांस और ब्रिटेन तो अपने आप में दो बड़े दुर्विरोधी थे, तगड़े दुश्मन थे। सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर अपन ने देखा ही था। अब स्थिति ये आई कि जब जर्मनी धीरे धीरे ताकतवर हुआ, तो ब्रिटेन और फ्रांस को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये हमारा ही पत्ता काट दे। इस वजह से बढ़िया तौर पर अपन तो क्या काम करेंगे? अपन बढ़िया तौर पर इसी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी फ्रांस और ब्रिटेन जो था वो अपने सारे के सारे पुराने मतभेद बैठाकर और एक हो गए।
नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संकट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या संकट आ रहा था? प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व घटी कुछ घटनाओं ने विश्व को दो भागों के अंदर विभाजित कर दिया था। 1905 के अंदर रूस जापान संघर्ष, मोरक्को संकट, अगाडीर संकट 1912-13 और बाल्कन युद्ध ऐसी घटनाएं थी जिनसे सारा का सारा विश्व जो था वो दो गुटों के अंदर तनावपूर्ण वातावरण के अंदर विभाजित हो गया था। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझना, ये जो छोटी छोटी घटनाएं हुई जैसे रूस और जापान का संघर्ष या फिर मोरक्को संकट या फिर अगादिर संकट, ये सारी सारी घटनाएं जो थी वो बड़ी छोटी थी और क्षेत्रीय घटनाएं थी। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सारी की सारी घटनाएं जो थी वो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र की थी। लेकिन इन क्षेत्र की घटनाओं के ऊपर भी विचार रखने के हिसाब से देश जो थे वो पूर्णतः अलग हो गए। कुछ रूस का समर्थन कर रहे थे, कुछ जापान का समर्थन कर रहे थे। मोरक्को संकट के अंदर कुछ लोगों के अलग विचार थे। इस वजह से दुनिया जो थी वो पूर्णतः दो भागों के अंदर बट गई, जो किसी भी चीज को, किसी भी देखने का उनका नजरिया जो था वो पूर्णतः अलग था। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। मैंने आपको बताई साहब कि जैसे कोविड आया तो सारे लोग जो हैं वो पूर्णतः यूएन के अंदर बातें हुई कि साहब कोविड को इतनी बड़ी महामारी है, इसको कैसे रोका जा सकता है। और अगर विश्व के स्तर पर कोई बड़ी घटना हो गई, जैसे समझो कि एक आर्थिक मंदी आ गई, तो सारे के सारे देश यूएन के अंदर बैठेंगे और आपस में मसला करके, सलाह मशवरा करके और एक पूरी तरीके से प्रस्ताव पारित करेंगे। आज तो ऐसी स्थिति है, लेकिन विश्व युद्ध से पहले ऐसी कोई सी भी संगठन नहीं था, कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर आराम से बैठकर बात की जा सके। और अगर ऐसा संगठन नहीं होगा तो फिर साहब देश आपस में पूर्णतः बात करेंगे कैसे? इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का, अंतरराष्ट्रीय संस्था का एक बहुत बड़ा अभाव। इस समय ऐसी कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी जिसके विभिन्न देशों के मध्य जो है वो आपसी तनाव व मन मुटाव को समाप्त कर सौहार्द का वातावरण जो है वो पूर्णतः पैदा करती हो तथा विभिन्न राष्ट्रों को युद्धोन्मुख जो है वो होने से रोकती हो। स्थिति हमें देखने को मिलती है, ऐसी कोई भी संस्था का अभाव जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है साहब तात्कालिक। अब आ जाओ और अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। इतने सारे कारण जो थे वो तो इस प्रथम विश्व युद्ध के पहले की स्थिति और माहौल बनाने के लिए थे, लेकिन तात्कालिक कारण ऐसा क्या हुआ, यानी ऐसी कौन सी चिंगारी थी जो पूर्णतः प्रथम विश्व युद्ध जैसी अग्नि के अंदर बदल जाती है। तो तात्कालिक कारण को अपन समझने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेशों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार जो था वो इस विषय को लेकर ऑस्ट्रिया और सर्बिया से पूर्णतः तनाव था। जून 1914 के अंदर ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांसीसी फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ यात्रा पर बोस्निया की राजधानी सरगोवा के अंदर जो है वो पूर्णतः गए। अब स्थिति क्या हुई देखने को कि ऑस्ट्रिया के युवराज जो थे वो फ्रांसीसी फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ जो है वो यात्रा पर बोस्निया की राजधानी के अंदर गए। इतने में ही हमें देखने को मिलता है कि वहां 28 जून 1914 को सर्बिया के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस पर भाग लेने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या कहां कर दी गई साहब? सर्बिया के अंदर कर दी गई। इस घटना से उत्तेजित होकर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के ऊपर पूर्णतः आक्रमण कर दिया कि भैया हमारे जो राजकुमार है उसकी हत्या कर दी गई। इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा पहुंचा ऑस्ट्रिया को कि उसने सर्बिया को पूर्णतः वहां पर उसके ऊपर हमला कर दिया। अब यहां पर ध्यान से समझो, ऑस्ट्रिया और सर्बिया यूरोप के ही देश, लेकिन स्थिति क्या हुई कि भाई ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया के ऊपर पूर्णतः हमला कर दिया, जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो क्या पूरा यूरोप के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? भले वो छोटे हों लेकिन प्रभाव हमें पूर्णतः देखने को मिलेगा। रूस ने सर्बिया के पक्ष में युद्ध की घोषणा की तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन के अंदर युद्ध की घोषणा कर दी। अब इस बात से आप बिल्कुल ध्यान से समझो, देखो भाई ये तो है ऑस्ट्रिया और वर्सेस किसका लिख दिया साहब हमने? सर्बिया का लिख दिया, है ना? इन दोनों की हो गई। सर्बिया के पीछे कौन खड़ा था? रूस ने कह दिया कि भैया मैं खड़ा हूं, घबरा मत। ऑस्ट्रिया घबरा गया। ऑस्ट्रिया के पीछे कौन आ गया? जर्मनी आ गया कि टेंशन मत ले भाई, जर्मनी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो भैया अब ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी, सर्बिया के पीछे रूस, यानी अब दो बड़े हाथी जो है वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। तो क्या दूसरी दुनिया के ऊपर, यूरोप के अन्य देशों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? अब देखो और खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का जो है वो पूर्णतः प्रारंभ हुआ। यानी सिर्फ और सिर्फ अभी तो हमने चार देश ही देखे। स्थिति ये होती जाएगी कि ये जो दो गुट है, धीरे 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 गुट के अंदर लोग जो है वो पूर्णतः बढ़ते जाएंगे। तुर्की यहाँ पर जर्मनी के साथ दे देगा, ऑस्ट्रिया का साथ दे देगा। उधर रूस की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन को लगेगा जर्मनी को मजा चखाने का एक सबसे अच्छा तरीका है वो रूस पूरी तरह, ब्रिटेन जो है वो साथ में घुस जाएगा, फ्रांस जो है वो साथ में घुस जाएगा और स्थिति बन जाएगी क्या? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में एक सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली थी। प्रतिस्पर्धा क्या, मैं तो कहूंगा साहब दुनिया का बड़ा युद्ध होने वाला था जिसे हम विश्व युद्ध के तौर पर कहते हैं। पर ये जो विश्व युद्ध था इसका स्वरूप कैसा था, इसके अंदर हुआ क्या क्या, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है।
प्रथम विश्व युद्ध में एक पक्ष जो था वो मित्र राष्ट्र था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, रूस, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, चीन, पनामा और ब्राजील थे। और अगर मैं दूसरे पक्ष की बात करता हूं, तो दूसरे पक्ष जो थे वो धुरी राष्ट्रों का था, जिसके अंदर हमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया देखने को मिलता है। साहब ये तो पूरे पूरे देश कौन से हो गए? मित्र राष्ट्र। ये कौन से हो गए साहब? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र यानी इन दो बड़े गुटों के बीच में अब एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो पूरी दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, क्या यहाँ पर दुनिया के सारे देश आ गए? क्या नहीं। अरे भाई, विश्व युद्ध का मतलब हुआ कि ये जो दो बड़े गुटों के अंदर लड़ाई हुई, उसका प्रभाव दुनिया के सभी देशों के। अब जब युद्ध की स्थिति होगी तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती, तो आर्थिक स्थिति पूर्णतः दुनिया के ऊपर आएगी, राजनीतिक स्थिति पूर्णतः अलग देखने को मिलेगी। तो वैसे प्रभाव के हिसाब से इसको विश्व युद्ध के तौर पर कहा जाता है। युद्ध के प्रारंभ में धुरी राष्ट्र को पूर्णतः विजय मिली, जर्मनी ने रूस को पराजित कर दिया। अब यह स्थिति सबसे खतरनाक थी। देखो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा कि शुरुआत में जो धुरी राष्ट्र थे, उनको पूर्णतः यहां पर हमें एक सकारात्मकता उनके अंदर देखने को मिली कि उन्होंने रूस जैसे बड़े देश को पूर्णतः हरा दिया। अब इस बात को पिछले वाले पार्ट से कनेक्ट करो। मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जब रूस की पराजय हो जाती है, तो हमें देखने को मिलता है कि रूसी राजा के ऊपर जो है वो सारा का सारा ब्लेम डालती है जनता कि यही बकवास राजा था जिसने हमें हरवा दिया। स्थिति ये हुई कि जब रूस जो है वो पूर्णतः यहाँ पर हार गया, तो धुरी राष्ट्रों का मनोबल और बढ़ गया। स्थिति ये हुई, रूस अपनी आंतरिक परिस्थितियों के कारण ब्रिस्टोल वॉर्स की संधि करके और प्रथम विश्व युद्ध से पूर्णतः अलग हो जाता है। साहब लड़ाई तो रूस नहीं करवाई, लेकिन वो अपने हाथ जोड़ लेता है कि साहब यहाँ तो हमारे आंतरिक स्थिति इतनी दयनीय हो रही है, मैं एक संधि करके यहाँ पर पूर्णतः हट जाता हूँ। अब युद्ध के अंदर क्या हुआ? युद्ध के दौरान जर्मनी ने अमेरिका के जहाजों को समुद्र में डुबो दिया, जिससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी। अब जर्मनी को ये बात पता थी कि साहब यूएसए जो है वो पूरा का पूरा ब्रिटेन का साथी है, तो उसने क्या किया, उसके जो जहाज थे उनको समुद्रों के अंदर डुबा दिया। जैसे ही उसने समुद्र के अंदर डुबा दिया, तो अमेरिका को लगा यार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, ये क्या चक्कर है भाई, मैं तो आराम से राजी खुशी बैठा हुआ था, इसने मेरे ही जहाजों को डुबा दिया, ले भाई अभी मैं इसके खिलाफ जो है वो युद्ध की स्थिति ला देता हूँ। अब युद्ध की बाजी जो है वो पूर्णतः पलट चुकी थी। मित्र राष्ट्रों ने दूरी राष्ट्रों को बुरी तरीके से पराजित किया। और जब मैं बुरी तरीके से कह रहा हूं, तो मैं इसको बोल्ड करता हूं, अलग रंग से करता हूं कि बुरी तरह से पराजित किया, जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। 9 नवंबर 1918 को जर्मन शासक विलियम कैसर द्वितीय ने पूर्णतः सिंहासन छोड़ दिया और 10 नवंबर को जर्मनी के अंदर जो है गणतंत्रात्मक शासन की घोषणा की गई तथा 11 नवंबर 1918 को यहाँ पर एक युद्ध विराम पूर्णतः हो गया। कि 1914 की उस घटना से 1918 तक ये युद्ध पूर्णतः चलता रहा, जिसने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े बदलाव किए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। युद्ध विराम के पश्चात पेरिस संधि सम्मेलन आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेरिस संधि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधियां की गई। जर्मनी के साथ जो है वो वर्साई की अपमानजनक संधि करी, जिसका प्रभाव हमें अब दूसरे विश्व युद्ध के तौर पर देखने को मिले। यानी जो वर्साई की संधि करी, जो कि अपमानजनक थी, जर्मनी को कमजोर करने की संधि थी, वो हमें देखने को मिलेगी, कारण बनती है किसका? दूसरे युद्ध का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में। तो एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करो और अपने दिमाग भी लगाओ। देखो जब मैं राजनीतिक परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि हाँ साहब जर्मनी का परिवर्तन हो जाएगा ऐसे। आर्थिक परिवर्तन की बोलूंगा तो आप बोलोगे साहब खूब खर्चा हुआ युद्ध के अंदर, तो आर्थिक स्थिति है। सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ? तो पहले एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ परिणाम के साथ साथ। इस युद्ध के अंदर महिलाओं के जीवन के अंदर सुधार आया। इस पॉइंट को कैसे समझो? जैसे जब पुरुष जो थे वो युद्ध लड़ने के लिए चले गए, तो बाकी का पूरा चीजें संभाल रही थी वो महिलाएं संभाल रही थी। यानी महिला जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पे महिलाओं का सशक्तिकरण पूर्णतः बढ़ा, यानी सामाजिक बदलाव। अब अपन एक एक कारण समझते हैं, समझ आ जाएगा। इस युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई। इस युद्ध के अंदर 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया, 1 करोड़ 30 लाख सैनिक शहीद हुए और 2 करोड़ 30 लाख सैनिक जो है वो पूर्णतः घायल हुए। आप एक बार इमेजिन करो, 6.5 करोड़ सैनिक, उस समय पर 6.5 करोड़ सैनिक जो है उन्होंने भाग लिया, जिसमें से 1.5 लाख के आसपास तो शहीद हुए और 2.5 लाख के आसपास सैनिक जो है वो घायल हुए। अब स्थिति देखो उन परिवारों की स्थिति, उस समय पर दुनिया की स्थिति खाली हो गई थी। दुनिया एक प्रकार, यूरोप के अंदर तो वैसे ही जनसंख्या कम थी और स्थिति कितनी बड़े स्तर पर दयनीय हुई थी। युद्ध के बाद फैली महामारी में कुछ बहुत सारे लोग मारे गए और यूरोप के अंदर पुरुषों की पूर्णतः एक कमी सी आ गई। महामारी जो है उसके अंदर लोग मारे गए, साथ साथ में सैनिक जो है वो बड़े शहीद हुए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तुर्की, बल्गेरिया में एक तंत्रीय शासन व्यवस्था का पूर्णतः समापन हुआ और वहां पर गणतंत्र की स्थापना की गई। यानी अब धीरे धीरे गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक सरकारें जो हैं वो यूरोप के अंदर धीरे धीरे फैलने लग जाएंगी। चेकोस्लोवाकिया, लिथुएनिया, लातविया, फिनलैंड तथा एस्टोनिया नामक नए राज्यों का यहाँ पर हमें पूर्णतः उदय देखने को मिलता है।
जर्मनी, रूस व ऑस्ट्रिया के निरंकुश राजतंत्र का पूर्णतः अंत हो गया। निरंकुश राजतंत्र अपन ने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा ही था। निरंकुश का मतलब जिनके ऊपर अंकुश ना हो, जिनके ऊपर नियंत्रण और संतुलन जो है वो पूर्णतः नहीं किया जा सकता हो, वो अपने आप में केंद्रीकृत शासन चलाते हैं और साथ साथ में सेना का इस्तेमाल करके अपने दबाव को स्थापित करते हैं। रूस के अंदर साम्यवाद, जर्मनी के अंदर नाजीवाद और इटली के अंदर फांसीवाद जैसी विचारधारा का पूर्णतः प्रादुर्भाव हुआ है। रूस के अंदर साम्यवाद, जर्मनी के अंदर नाजीवाद और इटली में फांसीवाद जैसी विचारधारा का प्रादुर्भाव स्थापित हुआ। युद्ध के दौरान बहुत आर्थिक नुकसान हुआ, कई कारखाने, फैक्ट्रियां आदि नष्ट हो गए, जिसमें आर्थिक संतुलन जो था वो पूर्णतः बिगड़ गया। बेरोजगारी की समस्या भी पूर्णतः यहाँ पर उत्पन्न हो गई। कई कल कारखाने, फैक्ट्रियां और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है बड़े बड़े कारखाने जो थे वो स्थापित बिल्कुल खत्म हो गए, जिसे हमें देखने को मिलता है कि आर्थिक स्थिति पूर्णतः दयनीय। अब आप इस बात को ध्यान समझना, औद्योगिक क्रांति के समय पर जो कारखाने खोले गए थे, उसके बाद के समय पर जो कारखाने खोले गए थे, उनका मुख्य ध्येय था कि सब बड़े स्तर पर जो है वो चीजों को बनाना, मास प्रोडक्शन करना। लेकिन अगर उन्हीं कारखानों का इस्तेमाल पहले कपड़ा बनाने के लिए हो रहा था, उसकी जगह अब क्या हो गया कि सब अब सेना के लिए वर्दी बनाने के लिए हो गया, बेल्ट बनाने के लिए हो गया, जूते बनाने के लिए हो गया। और क्या उसके हमें देखने को मिलेगा आर्थिक फायदे मिलेंगे? नहीं भैया, युद्ध के आर्थिक फायदे तो कभी हो ही नहीं सकते। इस वजह से कारखाने जो थे वो पूर्णतः खत्म हो गए। स्त्रियों की दशा के अंदर सुधार हुए, वही पॉइंट जो बताने वाला था। जब सैनिक जो थे वो पूरी तरीके से लड़ने गए, तो पीछे से स्त्रियों ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाल रखा था घर का, अर्थव्यवस्था का। इस वजह से हमें देखने को मिलता है स्त्रियों की दशा के अंदर पूर्णतः सुधार हुआ। युद्ध के दौरान विभिन्न देशों की आंतरिक व्यवस्था को स्त्रियों ने पूर्णतः यहाँ पर संभाला। अमेरिका विश्व की महान आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर आया तथा अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय संस्था जो था, जिसको कहते हैं हम राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना की गई। अभी तक यूएन नहीं बना है, अभी तक राष्ट्र संघ की जो है वो पूर्णतः हमें एक शुरुआत जो है वो पूर्णतः देखने को मिलती है। राष्ट्र संघ की शुरुआत देखने को मिलती है। अब भैया ये राष्ट्र संघ है क्या? अब अपने प्रथम विश्व के कारण समझ लिए, स्वरूप समझ लिए, परिणाम समझ लिए, क्या क्या स्थितियां है। पर ये राष्ट्र संघ बना क्या? उस समय के जितने भी देश थे उनको भी ये बात समझ में आई कि अब कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई ऐसा संगठन जरूर होना चाहिए जिसमें वो अपनी बात पूर्णतः रख सके। इस वजह से उन्हें हमें देखने को मिलता है कि एक राष्ट्र संघ, अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन द्वारा एक कॉन्सेप्ट आया कि साहब राष्ट्र संघ बनाना चाहिए, जिससे सारी की सारी बातें जो है वो वहां पर रखी जा सके। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात पेरिस संधि सम्मेलन के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के प्रयासों से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु विल्सन की अध्यक्षता में एक समिति पूर्णतः गठित हुई और इस समिति का काम था कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था बनाना जिसमें सभी विश्व के लोग जो हैं वो युद्ध की स्थिति तक पहुंचे ही नहीं, अपनी बातों को पूर्णतः वहां पे रख सके और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी जो मंशा है वो पूरी तरीके से क्लियर कर सके। ब्रिटेन के लॉर्ड सेसिल और फिलिमोर तथा दक्षिण अफ्रीका के जनरल स्मर्ट्स भी इस समिति के पूर्णतः सदस्य थे। राष्ट्र संघ के प्रारूप में 26 धाराएं थी। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ जो था एक वैधानिक रूप से अस्तित्व के अंदर आया। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ एक वैधानिक रूप से अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय बना साहब स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक राजधानी, मतलब स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है जिनेवा में स्थापित किया गया और इसकी सदस्य की संख्या जो थी वो पूर्णतः 55 थी। यानी 55 देश जो थे इस राष्ट्र संघ का प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा बन गए। राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे भाई, किस वजह से बनाया गया था? एक एक उद्देश्य पढ़ते हैं। यूरोप के अंदर बढ़ता सैनिकवाद और उपनिवेशवाद को रोकते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं शांति की भावना पूर्णतः स्थापित करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप के अंदर उस समय पर उग्र राष्ट्रवाद बढ़ चुका था, सैन्यवाद पूर्णतः बढ़ चुका था। इस वजह से उस सैन्यवाद की घटना को कम करके और विकास की बात करना, अपने आप में शांति की भावना स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांति की भावना स्थापित करना, यह मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विवादों को आपसी सहमति और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, यानी युद्ध की स्थिति ना लेकर आना कि सब युद्ध की स्थिति तो पूर्णतः पैदा ही ना हो, ऐसे सारे के सारे जो विवाद है उनको आपसी स्तर पर ही पूर्णतः सुलझा दिया जा सके। पेरिस शांति सम्मेलन के जो प्रावधान किए गए थे उसका पालन करते हुए मानव मात्र का पूर्णतः यहाँ पर कल्याण करना, जो हमें देखने को मिलता है पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी जो बातें रखी गई थी उनको पूर्णतः लागू करना। अब प्रश्न उठता है कि सब राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग क्या थे, यानी कौन कौन से इसके मुख्य अंग हमें देखने को मिलते हैं। राष्ट्र संघ के विभिन्न कार्यों को निर्बाध संचालन के लिए 3 विभागों व 2 स्वायत्त अंगों की स्थापना की जाती है, जो कि निम्नलिखित है। यानी कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं? एक तो साधारण सभा और साथ साथ में परिषद और सचिवालय। ये जो साधारण सभा होगी इसमें जितने भी आपने 55 मेंबर की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग होंगे।
परिषद हमें देखने को मिलेगी जो काउंसिल होगी, और साथ-साथ में सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट, जो कि इन सारी की सारी बातों को लागू करने के लिए एक इंपॉर्टेंट तौर पे एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये मैं कहूँगा सब कार्यपालिका के तौर पर काम करेगा कौन? सचिवालय। स्वायत्त अंग की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन होंगे? एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साहब दुनिया के अंदर अगर आपको किसी समस्या का निदान पाना है, तो जैसे देशों के अंदर न्यायालय हैं विवादों को खत्म करते हैं, वैसे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जरूर होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जो कि पूरी तरीके से लेबर्स की लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जरूर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से राष्ट्र संघ की यहाँ पर बात की गई। तो अब सोचो भैया, प्रथम विश्व युद्ध कितनी खतरनाक घटना थी, और उसके बाद एक ऐसा पहला प्रयास हुआ, ऐसे संगठन बनाने की कोशिश करी, जिससे हमें स्थितियां जो है बढ़ती हुई देखने को मिलती। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, और ये जो जितनी भी घटनाएं हमें परिणाम के तौर पर देखने को मिल रही है, या फिर हम प्रथम विश्व युद्ध के स्वरूप के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, वही द्वितीय विश्व युद्ध के सारे कारण बन जाएंगे। किस प्रकार नाजीवाद फैल चुका था जर्मनी के अंदर, हिटलर का धीरे धीरे उदय हो रहा था, रूस के अंदर हमें साम्यवाद की झलक देखने को मिल रही थी, फांसीवाद से इटली जो था वो पूर्णतः बढ़ चुका था। तो स्थिति अब दयनीय होने वाली थी और ज्यादा। यानी ये थी एक बहुत बड़े विवाद के पीछे की छोटी सी कहानी। प्रथम विश्व युद्ध तो था, अब द्वितीय विश्व के अंदर स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाएगी। चलिए, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।